तो अब हम आपको तैयार कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए हमें तैयार होना है पढ़ने के लिए। उसके पहले कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए आपको बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो उसके पहले आपको EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पता होनी चाहिए क्या होती हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है वो पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो ये 4 टॉपिक हम बोहर मॉडल के पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बोहर मॉडल में आ जाएंगे। ठीक है, तो डालिए हेडिंग डालिए। कौन से आज आप कहो तो कर दें। डालिए EMR यानी तो बोलते हैं EMW। ठीक है, EMR और EMW। EMR का मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, R से मतलब क्या है रेडिएशंस। या भी E और M से क्या मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन W से मतलब क्या है वेव से। दोनों एक ही चीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। चलिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ना। इसकी हेडिंग आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो इनके सबसे पहले अब थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दें फिर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है ना। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे आसपास जितने भी सोर्स हैं, सबसे जो आपकी एनर्जी एमिट हो रही है, चाहे लाइट के फॉर्म में एमिट हो रही है, चाहे वेव के फॉर्म में एमिट हो रही है, और रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो रही है, वो है कौन EMR। चाहे वो सनलाइट हो, चाहे जो सिग्नल्स आप मोबाइल से बात कर रहे हो, माइक्रोवेव्स आर द EMR। चाहे आप नहीं, माइक्रोवेव्स नहीं करती सिग्नल, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती है सिग्नल। माइक्रोवेव्स हीटिंग कुकिंग करते हैं, माइक्रोवेव ओवन आता ना, हीटिंग कुकिंग। एक्सरेज हो गई, इन लाइट से भी आपकी निकलती हैं ये विजिबल रेडिएशंस। आ रही बात में लिटिल पॉइंट में आपकी अल्ट्रावायलेट को कंट्रोल किया गया है तो वो नहीं आ पाती हैं। तो ये सब हमारी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हमारे पास जितने सनलाइट आल्सो और एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एग्जाम्पल है हमारी सनलाइट। ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी को वो हमें सहायता करती है, हेल्प करती है, विजन देखने में सहायता करती है। पार्ट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, समझना पड़े ध्यान से यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, देखिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ से 3D डायग्राम बनना तो मुश्किल है, तो कोशिश करते हैं आपको इस तरीके से समझा दें या फिर किसी और तरीके से समझा दें। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको थोड़ा हम अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सांप को देखा हुआ चलते हुए, कैसे? इसको मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो में से कोई भी मान लो। हमने इसको मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, सांप ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है ना। पानी में कभी पत्थर मारा है, पानी की वेव्स देखी हैं, ऐसे ही चलती है। पानी में पत्थर मारो तो आप देखोगे यहाँ से वेव्स बड़ी होंगी और ऐसे ऐसे करके फैल जाएंगी, ऊपर जाएंगी फिर नीचे, फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे, फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे। कैसे? जैसे एक रस्सी को हम ऐसे फटकार दें तो फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही चलता है ना। क्लियर हो रहा? तो जो उसको आप मान लीजिए वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, मतलब मान लीजिए लेटी हुई चल रही है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। तो ऐसी रेडिएशंस, ऐसी वेव्स
जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने पर जनरेट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही सांप की तरह समझो, और उसके ऊपर ये हो गई सांप ऐसे चल रही, और उसके ऊपर रख दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये आपका जो है हमने पानी में पत्थर मारा जो वेव उठी, या फिर रस्सी को ऐसे करके देखो तो ये वाली फील्ड कैसे चल रही है, ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, ये ऐसे ऐसे जा रही है और ये ऊपर नीचे जा रही है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये मान लिया कि हमने सांप ऐसे 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 चल रहा, जी हमने वही बनाने की कोशिश किया था, बन नहीं पाया वो, तो सांप ऐसे 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 चल रहा, तो वेव्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सांप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और आपका ये हमने कही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही, ऐसे 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 चल रही, तो ये जो फील्ड हो गई, एक हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों फील्ड, जब ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो जो वेव्स जनरेट होती हैं, जो रेडिएशन जनरेट होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। खास बात क्या है, खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है वो भी परपेंडिकुलर हो जाती है इन दोनों फील्ड के। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के डायरेक्शन से बिल्कुल अलग होगा, वो भी परपेंडिकुलर जाएगा। इसलिए वेव का डायरेक्शन हमने ये शो किया है। अब 1D में समझ में नहीं आ रहा, आप जब 3D में रख के देखोगे तो पलटा पलटा के अगर देखोगे तो समझ में आएगा ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये भी इसके परपेंडिकुलर, या चलो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक हो, और एक तरीके से समझते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया हमने कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये हमने मान ली हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अब ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो ये दोनों कैसे हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वेव कैसी आएगी, ऐसे, वो भी क्या हो जाएगी, इनके परपेंडिकुलर ही हो जाएगी आपकी। तो अब आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो आप कहने दीज आर द वेव्स विच आर जनरेटेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयर डायरेक्शन इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑफ बोथ दीज फील्ड। इनका डायरेक्शन भी क्या होता है, इन दोनों फील्ड से के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगी तो एक वेव्स जनरेट होगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इनका जो प्रोपगेशन होगा, इनकी जो ऑसिलेटिंग होगी जो, वो भी किसके परपेंडिकुलर जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अब सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो क्या इनके ऊपर चार्ज होता है, फील कर रहे हो आप कहीं से चार्जलेस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक क्या होती है, चार्जलेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है पूरी तरीके। तो ये चार्जलेस होती है, बहुत ध्यान रखिएगा, दे आर द चार्जलेस वेव। कैथोड रेज आर EMR, नो, क्योंकि उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड नॉट, ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव। एनोड रेज आर EMR, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। गामा रेज आर EMR, हाँ, क्योंकि गामा कैसी होती है, चार्जलेस होती है, ध्यान रखिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल EMR का आप सनलाइट दे दो, सनलाइट आपकी EMR के एग्जाम्पल थे। और अपने आसपास आप जो कुछ देख रहे हो सब EMR हैं, चाहे वो आपके ट्रांसमिशन सिग्नल हो टेलीविजन के, चाहे मोबाइल के हो, सब किसके हैं, आपके EMR के कारण हो रहे हैं। आपकी ये विजन जो आप देख रहे हो, जो विजिबिलिटी हो रही है, विजिबल रीजन में आ रहा है, विबग्योर में आ रहा है जो आपका, ये भी आपकी एक प्रकार की क्या है, EMR है। आ रही बात समझ में। और जितनी भी आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है आसपास जितने भी तरीके से, दे ऑल आर द EMR। हम डील कर रहे हैं EMR से, तो ये होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें सब कुछ परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखवा हम कर देंगे, समझ आ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के फील्ड। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, चार्जलेस है। चार्जलेस एक चीज़ है, हम यहाँ से पूरी हवा निकाल दें, मान लो कोई एक ट्यूब है, उसको हम उसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दें और उससे पूरी हवा बाहर निकाल दें और फिर चिल्लाएं, तो आपको बात सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। मतलब साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। ध्यान से सुनो, हमने कहा मान लो कोई एक ट्यूब है, उसने पूरी हवा निकाल दी, फिर इसमें बहुत दूसरे साइड आप खड़े हो और इस ट्यूब से हम चाहते हैं कि हम साउंड निकालें और आप तक पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, तो वो आवाज़ आपके तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। आपको पता है सनलाइट कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स में पता नहीं कितने करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर से आ रही है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है
तब तो को मीडियम मिल जाता है, लेकिन उसके पहले उसको मीडियम नहीं मिलता है, तो वो वहाँ से यहाँ तक बिना मीडियम के ट्रेवल करके आती है आपकी सनलाइट। तो आपको हम बता रहे चाहते थे कि EMR को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं से फ्लो करोगे तो दूसरे कोने तक चली जाएंगी, उनको मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम के। तीसरी खास बात इनके बारे में, इनकी वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए तो कल करते इसका हम होमवर्क कर लेना। चलिए तो हेडिंग रहेगी हमारी, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख रखा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी डाल ले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और यहीं पर आप डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ, फैन चालू करना है क्या? नहीं? पक्का? चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ EMR, और अब इनके फुल फॉर्म लिखवा दिए थे ना। EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और BMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रब कर दी इस पार्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, सबसे पहले हम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो, मान लीजिए ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ, एक डायरेक्शन में है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आप ऐसा नहीं है, आप कैसे, अच्छा आपने सांप को चलते हुए देखा है ना, है ना, कैसे चलता है, ज़मीन से सट के ऐसे लहराते हुए, है ना। वो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और पानी में कभी पत्थर मारो तो उसकी वेव्स ऊपर नीचे आ रही बात समझ में, वो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो, किसी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, है ना। तो आप देखोगे एक ऐसे और एक ऐसे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना। बात समझ में आ रही है ना। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए आपके, है ना। और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो एक आपकी एक प्रकार की ग्रुप ऑफ रेडिएशन जनरेट होगा आपका, दे कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब किससे एसोसिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड मैग्नेटिक फील्ड से, इसीलिए उनका नाम क्या आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया है। अच्छा, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। और जो आपकी रेडिएशंस की फील्ड होगी वो इसके भी क्या जाएगी, आपके परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये जो ये डायरेक्शन आ गया हमारा, एक किसके प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब देखो 3D का डायग्राम है, प्लेनर में बनाना इसको मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। तो हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये परपेंडिकुलर होती है दोनों फील्ड के, और ये दोनों फील्ड भी क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आ रही बात समझ में। तो अब इस डायग्राम को बना लेना, लिख लीजिए, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आने हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए रेडिएशंस, अब वेव भी लिख सकते हो, रेडिएशंस associated with both electric
with both electric and magnetic field, electric and magnetic field, which are perpendicular to each other, and also the direction of electromagnetic, and also the direction of propagation, in which electromagnetic radiations are oscillating थोड़ा सा मैं लग रहा कहीं सेंटेंस बढ़िया नहीं बना. Radiations associated both electric field and magnetic field which are perpendicular to each other, and also the direction of propagation of यहाँ से सेंटेंस बिगड़ गया. रेडिएशन, क्योंकि अभी तो हमने EMR बताई नहीं और इसमें रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. थोड़ा सा सेंटेंस करेक्ट करना पड़ेगा. विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड, थोड़ा सा ना कुछ सेंटेंस जम नहीं रहा, आर कॉल्ड electromagnetic radiations, देखो ऐसा लिख लो, सब लोग उसको काट दो और ये कर लो, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. देखो क्या डेफिनेशन हमें रटनी पड़ेगी. एसोसिएटेड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. रेडिएशंस एसोसिएटेड दोनों के साथ विथ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर कैसे हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट लिखिए ना. सेकंड पॉइंट लिखते हैं. पॉइंट सेकंड, द डायरेक्शन in which EMR propagate, the direction in which electromedical radiation propagate is also perpendicular with both electric and magnetic field. देखो हमने पहले बताया रेडिएशंस वेव्स एसोसिएटेड विथ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है ना. अब हम क्या कह रहे हैं, जो इनका डायरेक्शन होगा,
जिसमें ये क्या कर रही हैं, प्रोपोगेट कर रही हैं, अपना माइग्रेशन कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। द डायरेक्शन इन विच EMR प्रोपोगेट, वो भी किसके परपेंडिकुलर होगा, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर विथ बोथ फील्ड। बोथ फील्ड का मतलब कौन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम को बनाइए साइड में स्पीड से बनाना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी रटना तो नहीं पड़ेगा देखिए, कोशिश किया करिए कि 70 से 80%, 70 to 80% यही याद हो जाए। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जब घर में जाओगे तो आपके लिए वर्क कम होगा, है ना। एक कोशिश हमेशा किया करिए कि इतने अटेंशन से बैठो कि 70 to 80% समझ में आ जाए। और थोड़ा सा कोशिश करिए सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी, है ना, कोशिश करिए कि आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज आप सीख गए तो पढ़ाई बहुत सरल हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया और लिखना नहीं आता उसको, तो भी दिक्कत में बात होगी। जैसे कोई चीज़ आपने मान ली कुछ देखा, तो उसको हिंदी में तो एक्सप्लेन कर देते हो ना, उसी को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना अगर सीख गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और पता है ना, आप जब चालू कर दोगे तो 1-2 महीने दिक्कत आएगी और फिर आप करना चालू। तो कोशिश करिए ये हैबिट डालने की, इससे क्या होगा, भविष्य में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या देखना है हमें इसमें, प्रोपोगेशन का मतलब है वो जिस दिशा में चल रही हैं, जिस दिशा में माइग्रेट कर रही हैं। जैसे अगर हम घड़ी का पेंडुलम देखें तो वो कैसे प्रोपोगेट करता है, लीनियर प्रोपोगेट कर रहा है ना। तो ये प्रोपोगेट मतलब किस दिशा में वो माइग्रेट कर रही हैं, किस दिशा में वो चल रही हैं यहाँ की, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखिए, एक किस स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, जो सनलाइट है इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिखिए, इट इज ट्रिवल इट इज ना लिखो, चल जाता है, इट इज पर्टिकुलर एक के लिए बोलते तो, दे आर ट्रिवल with the speed of light, with the speed of light, they are travel with the speed of light। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ स्पीड, they are travel with the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा ये डेटा, हाँ याद रखना बहुत अच्छे से डेटा, ये है ना, स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली में ये 3 नहीं होता है, 2.99 करके एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है ना। तो उसको अप्रोक्सीमेट 3 मार्क, और यही आपकी हर जगह लिखी मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, क्या इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, नो। अगर होती तो सनलाइट हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती। आ रही बात समझ में, सनलाइट को एटमॉस्फेयर कब मिल रहा है आपको, मीडियम कब मिल रहा है, जो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है, उसके पहले वो विथआउट मीडियम ट्रेवल कर रही है। बात समझ, ऐसे हम साउंड वेव्स की बात करें, हमने बताया था, इनको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। आप वैक्यूम में हम कह रहे बहुत कम प्रेशर क्रिएट कर दीजिए, लगभग हवा को पूरी बाहर कर दीजिए, फिर आप अगर चिल्लाएंगे तो हो सकता है बिल्कुल हल्की सी आवाज़ उसके पास जाए या फिर ना ही जाए, क्योंकि इनको ट्रेवल करने की क्या चाहिए आपको, मीडियम। और यहाँ मीडियम्स क्या हैं हमारे, एयर पार्टिकल्स, जो आवाज़ को यहाँ से वहाँ आपके ले जा रहे हैं। आ रही बात समझ में, मीडियम चाहिए, है ना। तो आप पॉइंट नंबर 4 लिखिए, दे रिक्वायर या दे नीडेड नो मीडियम
टू ट्रेवल, इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। दे नीडेड नो मीडियम टू ट्रेवल, can also move in vacuum, can also move in vacuum, can also move in vacuum। पॉइंट नंबर थर्ड के लिए फोर्थ क्लियर, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए। कैसी होती हैं? चार्जलेस, है ना, न्यूट्रल होती हैं। दे आर चार्जलेस, दे आर चार्जलेस, ये चार्जलेस होती है। अच्छा बताइए, अगर चार्जलेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होंगी क्या? न होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दे नेवर डेविएट, दे नेवर डेविएट, they never deviate in electric and मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इन दोनों फील्ड से एसोसिएटेड हैं, लेकिन इनमें डेविएट नहीं होगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे को नल अवॉइड कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। डेविएट का मतलब होता है विचलन, जैसे हम सीधे सीधे चलते चलते बहक जाए, ऐसे चले जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी, अब इनके ऊपर अगर चार्ज होता तो जौन सा चार्ज होता उसके अपोजिट चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो दे नेवर डिविएट, DEVIAT, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट उसके हमें टर्म्स पढ़ने जो किसी एक मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ होते हैं, है ना। तो अब आप ध्यान रखिएगा, कैथोड एंड एनोड रेडिएशंस आर नॉट EMR, ये EMR नहीं है हमारी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, अगर एक सिंपल सा हम इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बनाएं EMR का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ नहीं रखी है, ठीक है ना। हम सिर्फ इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये वेव्स कैसे चलती हैं? चलेंगी इस प्रकार से। ये कोई भी रेडिएशन चल रही है तो उसमें वेव की प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगी आपकी ना। तो हमने देखा ये इस प्रकार से मूव कर रही हैं आपकी, कितना भी आप बना सकते हो, ये इस प्रकार से चल रही हैं। अच्छा, जब वेव्स चलती हैं तो कुछ इस प्रकार से चलती हैं आपकी, है ना। वो कुछ हाइट क्रिएट करती हैं, कुछ डेप्थ क्रिएट करती हैं, फिर हाइट क्रिएट करती हैं, फिर डेप्थ क्रिएट करती हैं। अच्छा, ये जो हाइट क्रिएट करती है ना रेडिएशंस, जो मैक्सिमम हाइट क्रिएट करती हैं रेडिएशंस या मैक्सिमम डेप्थ क्रिएट करती हैं रेडिएशंस, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। यही क्या कहलाता है? रेडिएशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन। अच्छा, एक वेव कंप्लीट कब होगी? देखो, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तब एक वेव क्या मानी जाएगी? कंप्लीट, मतलब एक साइकिल मानी जाएगी कि इसकी एक साइकिल पूरी हो गई। जब यहाँ से यहाँ, या फिर हम कह लें कि यहाँ से यहाँ, आ रही बात समझ में? तभी, या फिर हम बोल लें यहाँ से यहाँ, आ रही बात समझ में? देख रहे हो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, तो ये क्या कहलाएगी? एक वेव कंप्लीट कहलाएगी। इसको हम कहेंगे कि वेव का कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई? एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये जो हाइट क्रिएट करती है वेव आपकी, तो इस हाइट का नाम भी है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है ना। और ये डेप्थ क्रिएट करती है, इसको बोलते हैं ट्रॉप, दिस इज कॉल्ड ट्रॉप। आ रही बात समझ में? ये है क्रेस्ट और ये है ट्रॉप, है ना। दो सबसे पड़ोसी क्रेस्ट या दो सबसे पड़ोसी ट्रॉप, एडजेसेंट, नीरर, सबसे करीब के, है ना। पड़ोसी तो हमारे सब हैं, लेकिन सबसे बगल का, दो सबसे पड़ोसी क्रेस्ट या डेप्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको कहते हैं ये वेव की क्या है? लेंथ। एक्चुअली में आप ये भी कह सकते थे कि ये एक वेव की लेंथ है, इसको भी हम कह सकते थे कि एक वेव की लेंथ ए है ना। लेकिन ऐसे मेजर करना सही नहीं बताया गया, तो ए भी तो एक साइकिल पूरी हो रही है, हो रही ना, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ, चाहे आप जहाँ से आप इसको बताना चाहें, ठीक है। तो ये आपका, जी यहाँ से
यहाँ तक, या नीचे भी बना सकते थे आप, है ना। ये हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है। दो सबसे एडजेसेंट क्रेस्ट की या फिर आपके ट्रॉप की बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। आ रही बात समझ में। अच्छा देखो, एक वेव यहाँ से निकली और यहाँ पर कंप्लीट हुई, पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से, पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकल गई, या 1 सेकंड में उसने कितनी साइकिल पूरी कर ली। एक साइकिल होगी ना पूरी, है ना। तो एक ही पॉइंट से धड़ाधड़ निकल रही है वेव्स, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे एक सेकंड में 10 की पावर 18 तक वेव निकल जाती है। आप ध्यान रखिए, इतने ह्यूज अमाउंट में वेव्स आपकी निकल जाती है। तो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से, एक निश्चित पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव निकल जाती है उसी को कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, वेव की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी किसी वेव की, वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। आ रही बात समझ में। अब हम एक यूनिट लेंथ ले लें, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की हमने यूनिट मान ली, देखिए ये वेव चल रही है ऐसे 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 चल रही है। तो एक हमने एक निश्चित लेंथ ले ली, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम निश्चित लेंथ क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। एक निश्चित लेंथ ले ली हमने, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, यूनिट लेंथ लेनी है हमें, या फिर वो 1 मीटर हो। तो एक निश्चित लेंथ में कितनी वेव्स हैं, कितनी वेव्स है, उसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। बात समझ में आ रही है। एक यूनिट सेंटीमीटर में, यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स होंगी वही क्या कहलाएंगी, उसकी वेव नंबर। अच्छा देखो, हम कह रहे हैं कि वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वेव नंबर उतने कम होंगे। आ रही बात समझ में। लेंथ बढ़ती जाएगी तो जो क्रस्ट और ट्रॉप हैं आपके, उनकी दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा देखो, एक लेंथ घटा रहे तो ये जल्दी जल्दी बन रहे, भरना। और अगर लेंथ हमने बढ़ा दी तो ये कैसे बन रहे, दूर दूर। तो अगर वेव लेंथ बढ़ती जाएगी तो वेव नंबर डिक्रीज होते जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। हमने कहा कि वेव की लेंथ घटती जाएगी तो वो जल्दी जल्दी बनाएगी, ट्रॉप क्रस्ट क्रस्ट टॉप क्रस्ट ऐसे, और बढ़ती जाएगी तो दूर दूर बनाएगी। क्लियर हो रहा है। तो ये वेव कहलाता है। अच्छा, जो ये वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है ना, 1 सेकेंड में वेव ने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। साइड में डायग्राम जल्दी बनाओ, हो गया तो चले। अच्छा देखो, फोकस आ रहा, चलो ठीक है, बना लो जल्दी से। जिसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल ए से भी कह सकते हो। हाँ, कभी बताओ, कोई दिक्कत, फिर से मिटा के बना दे। जे क्रिस्ट 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 क्रिस्ट, ए बेटा हाइट को, और डेप्थ को टोटल हाइट को। जो ये ऊपर को बना ना, ये जे है क्रेस्ट, और इसकी हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये फ्रिक्वेंसी है जी, एक नंबर पॉइंट से कितनी साइकिल निकल गई। नीचे वाले को ट्रॉप बोलते हैं ना बेटा, ट्रॉप ट्रॉप। सिद्धार्थ सुना करो, हमने अभी भी कहा है ना, जब सुनोगे तभी समझ में आएगा बेटा, सुना करो अच्छे से। हो गया। यूनिट लेंथ में जितनी वेव्स बनेगी वो कहलाएंगे वेव नंबर। स्प्रिंग बेटा अलग हो गया, है ना, वो एक हाँ, लेकिन उसका जो आप देख रहे हो उसके वाइब्रेशन का मूड अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझने के लिए समझ लो आप, ठीक है। हो गया ये, चलिए। तो अब डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, है ना। ऊपर जो पढ़ा है वो कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, ये प्रॉपर्टीज पढ़ लो, ठीक है। या उनको कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, इसको प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ EMR, प्रॉपर्टीज ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और EMW, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ EMR और EMW, है ना। फर्स्ट पॉइंट डालिए,
वेवलेंथ, वेवलेंथ है ना, इसका साइन होता है लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको आप, लैम्डा वेवलेंथ, WAVELENGTH, लिख दिया वेवलेंथ, लिख लो। तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉप इज कॉल्ड वेवलेंथ। सबसे पास के क्रेस्ट की और जो आपके ट्रॉप होगी उनके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से यहाँ देख लो। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, बगल बगल के, है ना। हाँ हाँ वेवलेंथ पे लिख रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रॉप इज कॉल्ड wavelength, is called wavelength. Distance between two adjacent या nearer लिख सकते हो, distance between two adjacent crest और drop is called wavelength. ये पॉइंट क्लियर हुआ? रटना पड़ेगा क्या? ये दो सबसे पास के एडजेसेंट जो क्रेस्ट होंगे या जो ये ट्रॉप होंगे इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? हमारी वेवलेंथ। आखिरकार है तो वेवलेंथ ही है, तो लेंथ, तो यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर, सेंटीमीटर, यही होगी ना इसकी यूनिट, क्योंकि वेवलेंथ कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी आपकी जैसे कि मीटर, है ना, या फिर आपकी सेंटीमीटर, ये हो जाएंगी इसकी यूनिट। नोट करिए। हाँ नहीं, बहुत हो सकती है। डिस्टेंस बिटवीन आपकी और इनकी यूनिट हो जाएगी मीटर और आपकी सेंटीमीटर। जैसे कि अगर हम बात कर लें माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब कितना होगा? 10⁻⁶ मीटर। क्लियर है ना? बन जाएगा 1 माइक्रोमीटर। हमने बोला 1 नैनोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻9 मीटर। ये आपको याद रखनी है ना। इसी प्रकार हम पिको में भी लिख सकते हैं आपकी, है ना। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10 मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके यूज किए जाते हैं ना, लिख लीजिए इसको, है ना। ये एंगस्ट्रॉन्ग तो बहुत फेमस है, नैनोमीटर, है ना, ये आपको दिए जाते हैं, है ना। डिस्टेंस जैसे आपको 1 एंगस्ट्रॉन्ग दे दिया, आपको क्वेश्चन में जो दूसरी यूनिट दी गई है वो मीटर में है, तो हमें एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻10। ठीक है, अरे बात नहीं, क्लियर है? वेवलेंथ क्लियर? ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। चलिए, पिकोमीटर पता है 10⁻12 मीटर, वो हमारी क्या कहलाएगी? पिकोमीटर। लिखना है तो लिख लो, है ना। ये सब 1 की वैल्यू है, तो ये 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻12 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड वन लिखिए, फ्रिक्वेंसी। PM मतलब पिकोमीटर, है ना। देखो पढ़ाते समय बिल्कुल सिंसियर रहा करो, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिखिए फ्रिक्वेंसी। इसका सिंबल होता है फ्रिक्वेंसी का न्यू, ध्यान रखिएगा ना, न्यू बोलते हैं इसे, न्यू। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, 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 फ्रिक्वेंसी। दूसरा है हमारा फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी सिंबल है न्यू, है ना। भी को थोड़ा सा टर्न कर दो, म्यू। तो पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास कर जाएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। लिखिए नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स या रेडिएशंस भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ वेव्स पास
through a particular point, through a particular point in 1 second, in 1 second is called frequency, number of waves passed through a particular point is called in 1 second is called frequency। क्या रखना पड़ेगा हमें? एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकल गई, वही क्या कहलाएंगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है बात? अच्छा रुकिए, चलो ठीक है। तो अब देखो, हमने बोला कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी कितनी साइकिल कंप्लीट होगी? 1 साइकिल कंप्लीट होगी। मतलब अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, CPS। क्या होता है फ्रिक्वेंसी? मतलब साइकिल पर, मतलब 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना, जे एक साइकिल पूरी ये कहलाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्वेंसी। तो हमने बोला नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितनी वेव्स चली जाएंगी उतनी तो इनकी क्या बन जाएंगी? साइकिल। तो वही क्या कहलाएगी? इनकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। फ्रिक्वेंसी की यूनिट आप लोगों को पता ही है, क्या होती है? हाँ, हर्ट्ज सेकेंड। किसको बेटा? अरे वो वहाँ से वेव्स क्रिएट हो रही है बेटा, पॉइंट तो यहाँ से मानोगे ना, यहाँ से जनरेट हो रही है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यूनिट लिखिए, यूनिट इसकी क्या होगी? CPS। CPS का मतलब क्या हुआ? साइकिल पर सेकेंड, डेट इज हम बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बात? सेकेंड इनवर्स। और इसी सेकेंड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। रहेगी यूनिट याद, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी की यूनिट। हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स बेटा, सेकेंड इनवर्स। सिद्धार्थ कनेक्ट रहा करो ना, बिल्कुल साथ में बिल्कुल जुड़ के चला करो। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, है ना। अब जैसे हम बोल दें 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या होगा? 10⁻³ हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? हमने बोल दिया 1 मेगा हर्ट्ज, हमने बोल दिया 1 मेगा हर्ट्ज। पिछला याद है कि नहीं? नहीं है, देखो किसी की आवाज़ नहीं आ रही है ना, अभी हम बताते हैं अच्छे से। 10⁻⁶ माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁶। मेगा कितना? 10⁻⁶। नोट कर दो, चलो नोट करते चलो फर्स्ट। तुरंत याद करते चलना है, हम पूछेंगे, ध्यान रखना। और जिससे नहीं बनेगा उसको खड़ा कर दिया जाएगा उसी की जगह पर। ठीक है, ध्यान दें। मुंह में मत डालो, मुंह में नहीं, अभी जर्म इन्फेक्शन का समय चल रहा है। हो गया ये क्लियर? हाँ या ना? हुंकार देते जाया करो, है ना। कुछ तो ऐसा ना लगे कि सो गए, है ना, थोड़ा लगे कि सो गए हैं, पढ़ रहे हैं ना। चलो थर्ड लिखिए वेलोसिटी, थर्ड लिखिए वेलोसिटी, थर्ड लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना। इसका सिंबल होता है C। ठीक है, वेलोसिटी। 1 सेकेंड में वेव, रेडिएशन और लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी वही हम कहेंगे उसकी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट और EMR और EMW इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्चुअली में जो लाइट है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है, तो जो लाइट की वेलोसिटी होगी वही किसकी होगी? EMR की वेलोसिटी होगी, है ना।
लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट और EMR in 1 second is called velocity. लाइट के द्वारा 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली जाएगी वो लाइट की क्या कहलाएगी? वेलोसिटी. इट्स कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ EMR. इट्स कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट. और EMR, है ना. और आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, है ना. क्या ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती क्या है? होती है 3 इंटू, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना. 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या आप सेंटीमीटर में भी चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो. नोट करें बहुत अच्छे से. ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट. यूनिट तो मीटर पर सेकेंड हुई, यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, यूनिट टू मीटर सेकेंड. और ये इतनी 1 सेकेंड में कितना चल लेती है? तो आपके 3 लाख मीटर. कितना चली जाती है? 3 लाख मीटर. नहीं, हाँ 3 लाख मीटर. और 10 की पावर 3 और 5, हाँ 3 लाख मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर. 3 लाख किलोमीटर. अरे बात समझ में, 10 की पावर 3 लगा देंगे तो किलो हो जाएगा, वो 5 लाख हो जाएगा. 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाती, 3 लाख किलोमीटर. ध्यान देखिए आप लोग, ठीक है. अब एक थोड़ा सा रिलेशन देख रहे हैं हम, फिर आगे की बात कर रहे हैं. रिलेशन, ठीक है. और जाते समय आप लोगों से कुछ बात करनी है मैं, तो थोड़ा ध्यान दिला दीजिएगा. रिलेशन देख रहे हैं हम बिटवीन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वेवलेंथ. फिर क्या पढ़ा हमने? फ्रिक्वेंसी. फिर हमने पढ़ा फ्रिक्वेंसी, है ना. रिलेशन देख रहे हैं हम बिटवीन वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी. देखिए तो ध्यान रखिएगा, न्यू इक्वल होता है C/λ. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा रिलेशन को, है ना. इसमें से एक चीज़ हमें हमेशा पता है. हाँ बेटा लिख नहीं है क्या करना? नहीं पॉइंट नहीं है बेटा, उसी के नीचे जस्ट रिलेशन बना. 3 चीज़ें पढ़ ली अभी हमने. क्या क्या पढ़ ली? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी. तो इनका रिलेशन, हाँ क्या बेटा? अरे एंड सी. रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी क्या होता है? न्यू इक्वल C/λ. इसमें से एक चीज़ की वैल्यू हमें हमेशा पता है ना, इसकी पता है. अब इनमें से कुछ भी एक की वैल्यू दे देंगे, वेवलेंथ की दे देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे तो वेवलेंथ निकाल लेंगे, है ना. 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं, फिर आगे की डेफिनेशन में चल रहे हैं. हाँ सिद्धार्थ, कोई डाउट यहाँ पर? बेटा रिलेशन लर्न करना है. न्यू इक्वल C/λ. न्यू इक्वल C/λ. सी क्या है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है ना. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यही सॉल्व करना है, फास्ट करके दिखाइए. An EMR have wavelength. An EMR have wavelength 3000 angstrom.
determine its frequency। जल्दी से 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्व कर डालो। एन ई एम आर है वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, डिटरमाइन इट्स फ्रिक्वेंसी। हो गया, चलिए जल्दी कर डालो सब लोग। क्वेश्चन रख कर सकते हैं, क्वेश्चन रख कर दें क्या? कर दें क्वेश्चन रख? चलो ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं फास्ट। देखिए हमें इससे क्या पूछा गया है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इक्वल क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, है ना। सी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लैम्डा हमें दिया हुआ है, लेकिन लैम्डा हमें किस में दिया गया है, एंगस्ट्रॉम में, है ना। और हम जानते हैं कि यहाँ यूनिट किस में है, लेंथ किस में है, यहाँ पर मीटर में, और ये है एंगस्ट्रॉम में। तो इसको हमें किस में ले जाना पड़ेगा, मीटर में। तो 3 × 3000 × 10⁻10 मीटर। क्लियर। एंगस्ट्रॉम की जगह क्या रख दी हमने, 10⁻10 मीटर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, 3000। अच्छा 3000 को ऐसे लिख दें क्या, ऐसा लिख दें क्या, है ना। 3000 और ये यहाँ आ गया, यहाँ पर 10⁻10 मीटर। क्लियर है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में। आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा ना, हर्ट्ज में। देख लें तो हम यहाँ से, यहाँ पावर 3 और -3, यहाँ कितना बचा, -7, इनवर्स 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो आंसर आ गया हमारा 10⁻15 हर्ट्ज। सही है, एम आई राइट। कहाँ बेटा, कैसे बेटा प्लस करके, इसको 13, ये 13 थोड़ी होगा, तो कैंसिल होगा ना। ये पावर 3 है और ये -3, ये तो कैंसिल होगा ना। ये पावर 3 है और ये -10 है। ओके, पहले ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, है ना। हो सकता था कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे दे तो वेवलेंथ पूछ ले। क्लियर है ना। एक एक नंबर कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिफा बन जाएंगे सबसे। तो अब देखो कितना जा रहा है, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली इसने, 10⁻15। कितनी साइकिल कंप्लीट कर ली 1 सेकेंड में, 10⁻15। 10⁻15 साइकिल कंप्लीट कर ली 1 सेकेंड में। हाँ रुके बेटा, रुके तो हैं हम, लेकिन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले, कैसे सॉल्व किया, नहीं आया। देखो तो हमें क्या दिया गया था कि एक आपकी EMR है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, एंगस्ट्रॉम। हमने इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर। हमसे कहा था फ्रिक्वेंसी निकाल के दिखाओ। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला C/λ। C की वैल्यू हमें पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की हमने अभी हमें दी गई थी, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ रख दिया। मीटर मीटर कैंसिल, आंसर आ गया किस में, सेकेंड इनवर्स में। सॉल्व कर लेंगे हम तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -7 ऊपर जाएगा पावर 7, और पावर 7 पावर 8 इक्वल कितनी हो जाएगी, पावर 15। क्लियर। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन डालिए, एम्पलीट्यूड, 4th नंबर की। एम्पलीट्यूड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने अभी हम देंगे आप लोगों को, ध्यान रखिएगा ना। एम्पलीट्यूड 3 हो गई ना हमारी। रिलेशन याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इक्वल C/λ, है ना। इसको जाके 2-3 बार बोलना है, याद करना है। नेक्स्ट डालिए एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड, है ना। इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई लोग, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट होगी या जो डेप्थ ऑफ ट्रॉप होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका एम्पलीट्यूड। लिख लीजिए इसमें, द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉप is called amplitude, is called amplitude of EMR। राज तुम रुकना, मैं थोड़ा आपसे काम है, ठीक है राज। is called amplitude of EMR, is called amplitude of EMR। रटना पड़ेगा भाई क्या ये सब। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रॉप वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकेंड कॉल वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन देख लिया। क्या है आपकी एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रॉप, क्या कहलाएगी हमारी आपकी एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, कितनी वेव्स मतलब वेव के नंबर कितने हैं, वही क्या कहलाएगा हमारा वेव नंबर। किसकी हाइट होगी बेटा, यही आ जाएगी मीटर या सेंटीमीटर, पर्टिकुलर इसका कुछ नहीं होता है ना। चलिए लिखिए 5th नंबर। हाँ हाँ बेटा लास्ट डेफिनेशन है, लेकिन अभी हम 2 मिनट और पढ़ा रहे हैं। लिखिए 5th नंबर। अच्छा, और किसी की क्लास है अभी, ठीक है अरे छोड़ दे रहे हैं, हमारी तरफ से स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। क्या है ना, 2-3 दिन से बिल्कुल मेंटेनेंस बिगड़ गया है ना। एक तो आज हमारी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क पूरी फुल हो चुकी है, उसमें जगह नहीं बची हुई है, पूरी वीडियो भर के उसमें आ गई है। और हाँ 1000 GB पूरा फुल हो चुका है हमारा कार्ड। हमने यूट्यूब में भी कम से कम 2 टेराबाइट हम अपलोड कर चुके हैं। अब वो हमारे पास जगह नहीं बची, तो वो अब हमने आज हमारे पास नहीं बेटा इतनी जल्दी नहीं आएगी, पन्ना मिली नहीं है, बाहर से आनी है। मिल भी जाएगी लेकिन वो अभी कॉस्टली इसलिए नहीं ले रहे हैं। हाँ बेटा यूट्यूब पे अपलोड कर लीजिए ना। तो यूट्यूब पे बेटा अपलोड तो कर रहे हैं, कितना करें रोज, कम से कम 20-25 GB जा रहा हमारा, है ना। 3 दिन में 250 रुपये चले जाते हैं हमारे। वाईफाई यहाँ पर है पन्ना में है, बताना हमें कौन लगा रहा है आपके यहाँ लगा है, तो आपने किससे लगवाया था, कितना चार्ज लेते हैं वो? 1000 का, मतलब पूरा ईयर लेते हैं। एक ईयर का 1000, बहुत सस्ता है। स्पीड कितनी है? बहुत ज़्यादा तेज है, और मतलब एक दिन का 25 GB देता है, तो बहुत ज़्यादा है। चलो इसी पे हम चर्चा करते हैं। अभी हम अभी फरीदाबाद होके आए थे, वहाँ पर 500 रुपये मंथ लेता है वो वाईफाई का, 500 मंथ ले, अगर वो हाँ स्पीड तो बहुत फास्ट है भैया, बहुत फास्ट, ठीक है ना। तो आप हमें आज उनसे बात करा दोगे, ठीक है, बात करा दो ध्यान से। चलो ठीक है, अरे वाईफाई नहीं, पढ़ाई है ना, आजा पढ़ाई। देखो वेव नंबर हमें लगता था कि पन्ना में वाईफाई नहीं है। वेव नंबर न्यू बार है ना, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, न्यू बार से लिखिए it is equal to number of waves, it is equal to number of waves present in per unit length, it is equal to number of radiations waves present in per unit length। वो पर यूनिट लेंथ क्या हो सकती है हमारी,
सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, हमने कहा वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव के नंबर क्या बनेंगे, कम। आ रही बात समझ में? तो हम कह रहे कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव के नंबर कम बनेंगे, है ना। और अगर वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर ज़्यादा बनेंगे। तो वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल होती है, वेव नंबर का। नोट करो, यूनिट ऑफ सब लोग बता दोगे। वेव की यूनिट मीटर सेंटीमीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बातें क्लियर होती हैं कि आप ऐसे ही हाँ कह देते हैं, होती है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की मीटर रखेंगे तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर रखेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। छोड़ दें कि और पढ़ा दें, जैसा पेन आपका है। अच्छा अर्जुन ठीक है, अब अपनी सीट नहीं बदलना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उठा लो पाँव कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, आवाज़ नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो अभी हम आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा रहे, एक सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखिए अगर स्पेक्ट्रम का आप सीधा सा मतलब समझते हो तो जे कोई इंसिडेंट लाइट को आप प्रिज्म से होकर फ्लो करो, या कोई ऐसी चीज़ जो प्रिज्म की तरह वर्क कर रही हो, जैसे वाटर ड्रॉप, तो वो क्या होती है, डिस्क्रीट होके अपने डिफरेंट कलर्स में अरेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सबसे अच्छा सरल एग्जाम्पल है रेनबो, इंद्रधनुष आपका इसका एग्जाम्पल है। वाटर ड्रॉप पे सनलाइट पड़ती है तो वाटर ड्रॉप वहाँ पर किसकी तरह वर्क करती है, प्रिज्म की तरह। तो विब्योर नाम का एक 7 कलर का क्या बन जाता है हमारा स्पेक्ट्रम। ये आपका एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये नहीं है कि स्पेक्ट्रम मतलब सिर्फ 7 ही कलर। कई सारे ऐसे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं। हमें सिर्फ वही स्पेक्ट्रम दिखेगा जो विजिबल रीजन में होगा, उसके अलावा हमें कोई भी, अब हम यहाँ से कॉल लगाएं, कॉल लग जाएगी, मतलब माइक्रोवेव से यहाँ पर, सॉरी रेडियो वेव से यहाँ पर, ये तो कॉल नहीं लगती। हमारी टीवी चल रही है, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, पर वो सिग्नल हमें, वो भी एक EMR हैं, विजुअल रेडिएशन भी EMR हैं, माइक्रोवेव्स भी EMR हैं, जो एक्सरे कराते हो आप वो भी EMR है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी EMR है, दे ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेकिन हमें सब नहीं दिखता, हमें सिर्फ कौन दिखती है, विजुअल रेडिएशन। तो हम किसे स्पेक्ट्रम कह दें, रेडिएशंस का 7 कलर्स में डिस्क्रीट हो जाना स्पेक्ट्रम कहलाएगा, नहीं। स्पेक्ट्रम का सीधा सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ का या रेडिएशंस का एक सिस्टोमेटिक क्रम में अरेंज हो जाना ही क्या कहलाएगा, हमारा स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम कैसे चलेगा, स्पेक्ट्रम ऐसे चलता है, सबसे हाई एनर्जी फिर सबसे लो एनर्जी। सबसे हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस होती हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक इसके आसपास जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है या एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर यही कॉस्मिक रेज गामा रेज निकलती हैं। तो जितना बड़ा एरिया इनके चपेट में आएगा उतने को ये बिल्कुल ध्वस्त कर देगी, जला के राख कर देंगी, ऑब्जेक्ट होगा तो गला देंगी, पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगी। और बहुत बड़े रीजन में इनका इफेक्ट रहेगा, फर्टिलिटी को लॉस कर देंगी पूरी तरीके से, तो ये बहुत ही हानिकारक होती है। उसके बाद है आपकी एक्सरेज, दे ऑल आर द वेरी हार्मफुल रेज, लेकिन कंट्रोल तरीके से इनका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है एक्सरे का। जैसे कि एक्सरे की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का स्ट्रक्चर बाहर ला सकती हैं, है ना। तो मेडिकल जो पिक्चर्स होती हैं, ब्रोकन बोन्स वगैरह, उसका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन दे आर वेरी हार्मफुल रेज। अगर बिल्कुल जितनी फ्रिक्वेंसी की एक्सरे है वो अगर आपके शरीर पे एक सेकेंड के लिए भी छोड़ दी जाए तो वहाँ की स्किन को वो ख़राब कर देगी, ठीक है। तो
तो आपके ऊपर जो एक्सरे रिलीज की जाती है वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से की जाती है। और किसी ने अगर एक्सरे कराया हो तो उसको पता नहीं होगा कि कब एक्सरे हो गया, वो बैठाते हैं और उतार देते हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि ये सीट सही है कर रहे हैं। वैसे बैठाएंगे, ऐसे घूमेंगे घूमेंगे और कहेंगे हो गया, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको एक्सरे कहाँ हो गया, क्योंकि वो बहुत माइक्रो सेकंड के लिए लाइट, ना कुछ दिखेगा नहीं, बस तुम्हें बैठा देंगे, कहें ठीक है हो गया एक्सरे सेकंड में। कई जगह तो लेब्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसमें कि एक्सरे वो स्किन को हार्म ना करे। जैसे आप जितनी अच्छी फैसिलिटी लोगे, पन्ना में नहीं है तो बहुत हार्मफुल्स होती हैं। तो ये तो हो गई हार्मफुल्स की बात। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होती हैं, लेकिन इनका भी कंट्रोल तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी मटेरियल की टेस्टिंग में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का उपयोग किया जाता है। मटेरियल और ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग में इनकी भी एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है कि मटेरियल की टेस्टिंग कर लेती हैं। फिर यूवी के बाद आती हैं वो रेज जो हमें देखने में मदद करती हैं, विजिबल रेडिएशंस, जिसमें 7 कलर होते हैं जो डिफ्रैक्ट होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, तो हमें रंग्स दिखते हैं उसमें। उसके बाद आपकी यूवी के बाद आती है इंफ्रारेड। इनके स्पेक्ट्रम वगैरह बहुत पढ़ोगे आप भविष्य में जाके ग्रेजुएशन में, इंफ्रारेड और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम आएंगे, रमन स्पेक्ट्रम, कई सारे स्पेक्ट्रम। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की एनर्जी ठीक ठाक है, मतलब इसका अच्छे से उपयोग कर लो तो चीज़ों को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन आता ना, तो उनमें माइक्रोवेव से रिलीज की जाती हैं, है ना। हीटिंग और कुकिंग के पर्पज से इनका यूज किया जा सकता है। फिर आती हैं आपकी, अगर हम बात करें रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ये वो वेव्स हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में सिग्नल का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो आपका टेलीविज़न का हो, चाहे वो आपके मोबाइल्स का हो, या फिर कोई और कम्युनिकेशन हो, तो वो कौन सी वेव्स करती हैं, रेडियो वेव्स। अच्छा, खास बात क्या है, जैसे जैसे आप कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे एनर्जी बहुत कम होती जाएगी, और यही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनर्जी कॉस्मिक रेज की बहुत हाई है तो आपकी रेडियो वेव्स की ना के बराबर है। नहीं तो हम फ़ोन करते हैं, हमारा कान यहीं से ख़त्म, ध्वस्त नष्ट। इनकी कोई एनर्जी ना के बराबर होती है, ना के बराबर। ध्यान रखिएगा, एनर्जी का रिलेशन फ्रिक्वेंसी से और वेवलेंथ से ऐसा होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और उतनी कम वेवलेंथ। हमने कहा कि कॉस्मिक रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनकी वेव की लेंथ क्या होती है, बहुत कम, इसीलिए हम तक पहुंच नहीं पा रही। हम सुकून बना रहे हैं कि हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि इनकी वेव लेंथ क्या है, बहुत कम। रेडियो वेव्स आप बात करते हो, लोग कहते हैं कि ज़्यादा बात मत किया करो, भले ही इनकी एनर्जी बहुत कम है, पर बहुत लंबे समय तक बात करोगे तो इफेक्ट करेंगी माइंड को, है ना। हालांकि कंट्रोल फ्रिक्वेंसी की ही छोड़ी जाती है। आप देखो, आप लोगों ने पिक्चर वगैरह देखी है जो वो अभी आई थी, रोबोट, है ना, उसमें ये बताया गया था ना कि जो मोबाइल कंपनियां हैं अपनी उसके लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ रही हैं, तो वो हार्मफुल्स हो सकती है, तो बहुत कंट्रोल रेट से छोड़ी जाती हैं। अब जो रेडियो वेव्स होती है उनकी एनर्जी बिल्कुल कम, तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा। इसीलिए इनका यूज किस लिए किया जाता है, सिग्नल ट्रांसमिशन में, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी डिस्टेंस तक ये चीज़ों को, सिग्नल को क्या कर सकती हैं, ट्रांसमिट कर जाती है। उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो हम स्पेक्ट्रम की अगर सीधी सी बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और अदर वर्ड्स में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सही बोल रहे हैं ना हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इस फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर दोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लिखिए, अरेंजमेंट ऑफ arrangement of all electromagnetic radiations or electromagnetic waves, all EMR or EMW, electromagnetic radiations or electromagnetic waves, arrangement of all electromagnetic radiations in increasing
order of in increasing order of wavelength in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency फ्रिक्वेंसी की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते थे। क्लियर है ना बात, क्योंकि फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये रिलेशन ध्यान से अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, ये रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि एक की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरी की वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया गया और कहा गया बताओ किसकी एनर्जी कम होगी या किसकी फ्रिक्वेंसी की कम होगी। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में तो सॉल्व करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी उतनी एनर्जी कम। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसकी है यहाँ पर, ये वाली, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं हमें वेवलेंथ दी हुई है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी उतनी ही कम। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से। ये रिलेशन नोट कर लिया, हो गया है, ध्यान रखिएगा इस रिलेशन को, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सिंबल तो आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, एनर्जी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ ना। कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ जल्दी से, फिर ना आप बताओ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी। फिर ना गलत बात, आंसर तुम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ ऐसे पढ़ोगे, कुछ नहीं बहाने बेटा। तुम फिर से 5 ये बहाना अगर दोबारा बोला तो 5वीं में एडमिशन करा देंगे, ध्यान रखना। ये बहाने 10वीं तक के बच्चे को अच्छे लगते हैं, 12th में आके नहीं पढ़ पाए, बोलने से पहले सोचा करो। अब कौन हो नहीं बेटा, अब तो वो ख़त्म होगा। नहीं अब बेटा इतने एक्टिव रहो कि क्वेश्चन को एक बार में पकड़ो। तो देखिए हम इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम आपका स्पेक्ट्रम में कौन रेडिएशन हो रही है वो ऑर्डर लिख रहे हैं। तो आप लोग भी साथ में लिखते जाया करो, थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीड इंक्रीज करो, ठीक है। तो सबसे घातक सबसे डेंजरस जो रेडिएशंस हैं दे आर कॉस्मिक रेज, वेरी हाई एनर्जी, है ना। सन के कोर्स से निकलती है एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, कॉस्मिक रेज। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती हैं आपकी गामा रेज। बहुत 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 हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, गला दे पहाड़ को भी लोहे के। गामा रेज हम थोड़ा शुरू से लिख रहे हैं क्योंकि इतने में आ नहीं पाएगा, हाँ वही से कर रहे हैं। तो सबसे घातक हैं आपकी कॉस्मिक रेज, सेकेंड नंबर पे हैं आपकी गामा रेज। इनसे थोड़ा कम होती हैं एक्स रेज, हाँ वही वाली एक्स रेज। फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फिर आती हैं वो जो हमारे विजन के लिए या विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप विजिबल पोजीशन बोल सकते हो या विजिबल स्पेक्ट्रम बोल सकते हो या विजिबल रेडिएशंस भी बोल सकते हो, विजिबल। इसके बाद हमारी आती है विजिबल रे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बेटा, हाँ ये लैम्डा होता है बेटा, ये गामा होता है, दिस इज गामा, ठीक है। विजुअल रेज,
विजिबल रेज के बाद आएंगी आपकी IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आएंगी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, वहाँ कम हो गया। तो जो खाना ना बनाते लोग उसमें माइक्रोवेव्स सर वो नुकसान नहीं करता? नहीं, उसमें कंट्रोल होता है ना, किसी जैसे एक्सरे है हार्मफुल है ना, लेकिन किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके फ्लो करो। बिल्कुल ही नुकसान नहीं। नहीं, सिर्फ हीटिंग कुकिंग के पर्पज से है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। हाँ हाँ हाँ, IR एक नाम है, इंफ्रारेड, अवरक्त लाल बोलते हैं इनको हिंदी में, माइक्रोवेव्स। और फाइनली लास्ट वन, रेडियो वेव्स। तो हम अगर आप लोगों से यहाँ से यहाँ तक का ऑर्डर पूछ लें, सॉरी, तो इस साइड जब हम चल रहे हैं, इस साइड, तो क्या इंक्रीज हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो क्या डिक्रीज हो रही है ना? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और क्या डिक्रीज हो रही है? और एनर्जी डिक्रीज होगी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इसलिए इनका यूज किस में किया जाता है? सिग्नल ट्रांसमिशन में ही किया जाता है। और अगर हम इस साइड आएंगे, अगर हम फ्लो इस साइड करेंगे, तो क्या कम हो रही है? तो इंक्रीज क्या हो रही है? एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज हो रही तो ये हम तक नहीं पहुंच पाती है, सन से निकलती हैं, बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन। स्पीड इनके रीजन पता चल सकता है आपको स्पेक्ट्रम का। अच्छा, सबकी स्पीड तो आपको पहले से पता बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल्दी नोट करो, है ना, फास्ट स्पीड से याद हो जाएगा। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, ये समझ में आया? इस साइड हम जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन कैसा है? अपोजिट का। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होगी? गति डिक्रीज होगी। अल्ट्रावायलेट, ULTRA VIOLET। अब देखो, अगर हमें विजिबल रीजन को फर्दर देख ले, तो इसमें आता है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दिस इज कॉल्ड वेव्योर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी अगर हम देख लें, तो इस तरफ क्या बढ़ेगी? वेवलेंथ, है ना। तो आप लोग देखते हो सिग्नल्स में हमारे जो होती हैं वो जनरली कौन सी लाइट होती हैं? येलो या रेड, जिससे हमें दूर से भी दिख जाती है। करते ना इन्हीं लाइट्स का यूज हम, या तो येलो का करते हैं या फिर रेड का, और आपने ऑरेंज का भी देखा होगा। इन्हीं का यूज, क्योंकि हमें दूर से भी दिख जाती है, इनकी वेवलेंथ अच्छी होती है। नोट कर लीजिए फर्स्ट, है ना। ये विजिबल रीजन को भी हमने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में बांट दिया। फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसकी, अब समझ में आ जाएगा ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। चलिए, इसमें से सब, हाँ, अल्ट्रावायलेट। अब इनके हम यूजेज लिखवा दें। इसका यूज होता है मटेरियल टेस्टिंग में, है ना। जैसे किसी मटेरियल की पिक्चर वगैरह चाहिए तो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में यूज होता है इनका। बहुत सारे यूज है, अभी हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ठीक है ना। बन जाएगा ये, याद कर लोगे, है ना। और आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से थोड़ा बहुत तो कि जिसकी वेवलेंथ है वो सिग्नल में जा रही है ना। थोड़ी यूजेज देख लेते हैं इसके, जो इंपॉर्टेंट यूजेज है डालिए आप। यूजेज ऑफ EMR, सॉरी, हाँ, EMR मतलब क्या? और आपको अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पता है सभी, लिखवा दी ना अभी। कॉस्मिक, गामा,
एक्स यूवी विजुअल, माइक्रो IR माइक्रो रेडियो, ठीक है ना, बन जाएंगी, हाँ या ना, बन जाएंगी ना ये। अच्छा ये सभी कैसी होती हैं, चार्जलेस। प्रॉपर्टीज हम लिखवा चुके ना ये मार्क्स की, कल ही लिखवाएंगे हमने। ये चार्जलेस होती हैं और डिफ्लेक्टेड नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर आपके मैग्नेटिक फील्ड में। यूजेज ऑफ EMR, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, कॉस्मिक रेज का कोई यूज नहीं है, जैसे केस जो होते हैं ना दुश्मनी निकालने के लिए, जो एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, बस वही काम कर सकती हैं और कुछ काम की नहीं है, तो कॉस्मिक रेज का कोई यूज नहीं है। अब कंट्रोल तरीके से देखो गामा रेज का उपयोग, गामा रेज का, जो ट्यूमर बन जाते हैं बॉडीज़ में, कैंसर्स, तो जो ट्यूमर होते हैं या कैंसर सेल्स होती हैं, कंट्रोल तरीके से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कैंसर को अगर पर्टिकुलर क्योर करना है तो उससे इन्फेक्टेड, उस सेल से इन्फेक्टेड या ऐसी एक भी इन्फेक्टेड सेल आपकी बॉडी में बचनी नहीं चाहिए, जो कि गोलियों से या टैबलेट से करना मुश्किल काम है ना। क्योंकि अगर एक भी सेल बच गई जो कैंसर से इन्फेक्टेड है, तो वो फिर से क्या बना देगी, ट्यूमर बना देगी। तो उसको नष्ट करने के लिए उस पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की गामा रेज बिल्कुल सटीक तरीके से डाली जाती है, तो वो ट्यूमर को क्या कर देती है, इस पर खत्म कर देती है। हाँ गामा रेज करती है बेटा, लेकिन कंट्रोल तरीके से। इन कैंसर ट्रीटमेंट देखो, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, है ना, जल्दी से लिख लो इन्हें, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि इनमें इतना हम टाइम वेस्ट करें। इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कंट्रोल तरीके से साइंटिफिक बेस से किया जाता है। जैसे हमने कहा एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इन्हीं को अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करो तो इनसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं ना। तो गामा रेज। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कॉस्मिक नहीं लिखा हमने, कौन सी रेज आएंगी, एक्स रेज आएंगी, है ना। जानते हो आप इन मेडिकल पिक्चर लिया जाते हैं ना इनसे, हाँ या ना, हाँ ठीक। क्या होता है ना कि हो सकता है गलत हो जाए, तो आप लोग से कंफर्म तो करना पड़ेगा ना हमें। कैंसर ट्रीटमेंट इन मेडिकल पिक्चर, ठीक है। थर्ड वन कौन है हमारी, यूवी रेज, है ना। देखिए आप अभी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत हम बताएंगे, किसी मटेरियल की टेस्टिंग करने में, जैसे जो फॉसिल्स होते हैं ना, जीवाश्म जो होते हैं वो कितने साल पुराने हैं, इसको पता करने में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज किया जाता है। उसके हाफ लाइफ पीरियड को, फुल लाइफ पीरियड को याद किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रे इन मटेरियल टेस्टिंग, इन मटेरियल टेस्टिंग, इन मटेरियल टेस्टिंग। अब किस पे आ गए हम, विजिबल रेज में। यार विजिबल रीजन भी बोल सकते हो ना, ध्यान रखिएगा, विजिबल रीजन भी बोल सकते हो, विजिबल रेज भी बोल सकते हो। हेल्प इन विजिबिलिटी ना हो तो आंखों का कोई फायदा नहीं। मटेरियल टेस्टिंग का मतलब है जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसकी स्ट्रक्चर पता करनी है, उसकी एज पता करनी है, कितने साल पुराना है, तो उसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। विजिबल VISIBLE विजिबल रे और रीजन विजिबल क्षेत्र, अगर ये रेडिएशंस ना होती तो हम कुछ देख पाते क्या। माइक्रोवेव्स है लेकिन नहीं दिख रही हैं, रेडियो वेव्स यहाँ पर हैं, फ़ोन लगाएंगे फ़ोन लग, अरे हैं रेडियो वेव्स यहाँ पर है ना, नहीं तो फ़ोन लगाते नहीं लगता, नहीं होती तो मतलब रेडियो वेव्स यहाँ पर हैं, है ना। अभी हम अपने मोबाइल में देखें नेटवर्क बता रहा है, मतलब यहाँ पर रेडियो वेव्स प्रेजेंट है लेकिन हमें दिख नहीं रही हैं, तो हमें सिर्फ कौन सी रेडिएशन हेल्प करती है दिखने में, विजिबल रेज, है ना। हेल्प्स क्या है, करती है ना, ध्यान रखिएगा। हेल्प्स इन विजन, और आप ले सकते हो विजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी, आप ये भी ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी।
5th नंबर पर देखिए IR रेडिएशन की एक बहुत ख़ास बात है। आप लोगों ने अगर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देखे हो बाहर जाके, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती हैं बाहर, और उस स्क्रीन में क्या होता है, आपकी इंफ्रारेड को फ्लो किया जाता है। क्या होता है, ये बहुत ही इल्यूमिनेशन, चमक को उत्पन्न करती हैं। जैसे जो एरोप्लेन सिग्नल्स होते हैं ना उनके लिए भी ऐसे दो बड़े बड़े ऐसे आपके ऐसे समझ लो आपके राउंड शेप इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें इंफ्रारेड भरी रहती हैं आपकी इंफ्रारेड। उनको चालू किया इंफ्रारेड, तो वो बहुत दूर से भी जो आपके एरोप्लेन हैं, जो उसके पायलट हैं, वो देख सकते हैं। वो एक इस साइड खड़ा हो जाएगा लेके एक साइड कि ये है आपका, ये इस प्लेटफॉर्म पे है, उसको करना है। जैसे कोहरा वगैरह होगा, फॉग वगैरह होगा, तो ये बहुत दूर से दिख जाती है। किलोमीटर्स, कई किलोमीटर्स, 4-5 किलोमीटर दूर से भी आप इनको इंफ्रारेड को, इनके द्वारा जो इल्यूमिनेशन होगा, जो चमक होगी, तो जो आपके सिग्नल्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है आपके। इसके अलावा अगर इनर्ट गैसेस भी होती हैं आपकी, उनका भी यूज किया जाता है सिग्नल्स में। इंफ्रारेड में लिखिए IR रेज। आप ध्यान रखिएगा, हम पूरे यूज नहीं बता रहे, अगर पूरे बताएंगे तो फिर बहुत हैं। सब एक स्पेसिफिक यूज जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना, इन इल्यूमिनेशन, चमक उत्पन्न करने में। इन इल्यूमिनेशन, चमक उत्पन्न करती हैं IR रेज। अब नेक्स्ट वन, माइक्रोवेव्स। हीटिंग एंड कुकिंग के पर्पज से यूज करते हैं जनरली। इन हीटिंग एंड कुकिंग, इन हीटिंग एंड कुकिंग। फाइनली किस पे आ गए हम, है ना, रेडियो वेव्स। इनको अच्छे से याद रखिएगा। इनकी क्या सबसे ज़्यादा होती है, आपसे पूछ ले, वाई रेडियो वेव्स आर यूज इन सिग्नल ट्रांसमिशन, आंसर पता है ना, ड्यू टू वेरी हाई वेवलेंथ, है ना, रेडियो वेव्स। लिखिए इन सिग्नल ट्रांसमिशन, 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 इन सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके दिखाओ। हाँ सिद्धार्थ, हाँ कुछ हम इंग्लिश कोई स्पेलिंग जाननी है तो रब कर दें। नहीं बताया, वो डिस्ट्रॉयर हैं, उनका एटॉमिक, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, गामा को तो कंट्रोल करके कैंसर में यूज किया जाता है, लेकिन जो एटॉमिक फ्यूजन होते हैं आपके, फ्यूजन एंड फ्यूजन, है ना, जो एक्सप्लोजन होते हैं, उसमें इन रेज, यही रेज निकलती हैं सबसे ज़्यादा, गामा रेज निकलती हैं एंड कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज का कोई जनरल यूज नहीं है, वैसे है कि इनकी हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ छोटे छोटे से, फास्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ बल्ब of 100 watt, a bulb of 100 watt emitting radiations of 4000 angstrom wavelength, 4000 angstrom wavelength. Determine frequency and wave number. Determine frequency and wave number. सिंबल तो आइडेंटिफाई कर पाते हो ना भाई सिद्धार्थ, पढ़ रहे हो ना घर पर जाकर।
चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें वेवलेंथ कितनी दी गई है, 4000 एंगस्ट्रॉम दी गई, तो इसको जल्दी से फास्ट मीटर में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10⁻10 मीटर। क्लियर है बात? हाँ, याद रख, जल्दी जल्दी ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। देखो ये यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा, इनवर्स 7। इनवर्स 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना ये। क्लियर है ना। और ये मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसर। आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड इनवर्स में। कर लोगे अभी, आगे चलिए, हम सॉल्व, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना। कितना बचा यहाँ से, 3 × 4 10⁻15 फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई सेकंड इनवर्स। ठीक है, 0.6 फिर 0.62 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.62 10⁻15। ठीक है ना। हाँ हूँ का तो दे दो करो भाई, कर लोगे ना अभी। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हम, हो तो गया सब कुछ। कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है नहीं है, चले फिर आगे। चलो, तो ये फर्स्ट हमने क्या निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर, है ना। तो देखिए हम जानते हैं जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, वेवलेंथ। निकल आया आंसर, निकाल लोगे, दिख रहा है ना आंसर। कितना है आंसर, 4 × 10⁻7। तो 1/4 और यहाँ रख दें हम 0 और यहाँ 10⁻10। तो ये हमारा बचा वेव नंबर। तो ये बचा 1/4 और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻7, है ना। और ये हमारी किस में थी, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। यही होती है ना वेवलेंथ की यूनिट, लेंथ का इनवर्स होती है ना। चलिए हाँ ठीक है, 0.2 समथिंग, है ना, 0.2 10⁻7। क्लियर है महक, अपर्णा, बन जाएंगे ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आए तो जल्दी से देख लिया करो। चलो 1-2 और करते हैं फिर आगे चलते हैं। उसका कोई नहीं था 100 वाट का, यहाँ उसका कोई नहीं। हमें तो क्वेश्चन में वो बता दिया गया। आज वाट का भी यूज होगा जब फोटोन वगैरह निकालोगे, अभी कोई यूज नहीं है ना। तो ये था फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ये था सेकंड पार्ट सॉल्व। अब आप लोग करके दिखाना फर्स्ट, ठीक है। चलो पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी करा दें, फिर कराएं सब क्वेश्चन। ठीक है, पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी करते हैं, फिर कराते हैं कुछ क्वेश्चन, या और करा देगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख लो, आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। ठीक है ना। 2 radiations of different wavelength, that is 4000 angstrom and 5000 angstrom respectively. 2 radiations of different wavelength, that is 4000 angstrom and 5000 angstrom. Determine which one will have high frequency. Which one will have high frequency, है ना। या एनर्जी भी पूछ सकते थे हम। आंसर तो आपको पहले से पता है ना, है ना।
आंसर पहले से पता, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हमें वेवलेंथ दी गई है, यहाँ से निकाल लेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या रख देंगे 4000 इंटू 10 मीटर, है ना, और दूसरी वाले क्या रख देंगे अब 5000 इंटू 10 तो फ्रिक्वेंसी निकल आएगी, कर लोगे ना। आंसर पर हमें अभी से पता है किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने वाली है, 4000 वाली, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है, चलो कर लेना है सॉल्व। डाली हेडिंग। अच्छा पहले हम आपको बता दें, जो हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी ना, ये किस नेचर ऑफ वेव्स को बताता है, ये रेडिएशंस के वेव नेचर को बताता है। जैसे हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, ये सब पढ़े ना, वेव नेचर को बताता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वेव नेचर को बताती है, लेकिन इस थ्योरी को पूरी तरीके से मान नहीं किया गया। कहा गया कि जो EMR है, जो लाइट है, वो वेव नेचर की तो होती हैं, लेकिन वो पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है उनमें। ये थ्योरी कहाँ फेल हो गई, ये दो इफेक्ट नहीं बता पाई, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर किस प्रॉपर्टीज के द्वारा शो होता है, तो कुछ आप प्रॉपर्टी बता दो, जैसे वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब हो गए, ठीक है ना। और आपसे मतलब कोई इसके फिनोमिना पूछ ले, तो जैसे इंटरफेरेंस का मतलब ये दो वेव्स मिली हैं आपकी, है ना, ये डिफरेंट वेवलेंथ की दो वेव आपकी आपस में मिल जाएंगी। तो जब ये आपस में मिल जाएंगी एक दूसरे से, मतलब समझ लो ये वाली वेव इससे आके मिल गई, तो ये इसके एम्पलीट्यूड और क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का सीधे से मतलब समझ लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तो वो उस ऑब्जेक्ट से इमिट होके आपके पूरे फैलेगी, यही होती ना। अगर मान लीजिए कोई लाइट हमारी आँखों में पड़ी और समा जाए आँखों में, तो हमें दिखेगा ही नहीं। या फिर कोई यहाँ पे लाइट पड़ी, ये जो लाइट यहाँ पड़ रही है ना, ये इमिट हो रही है इससे, नहीं तो हमें ये दिखता ही नहीं। अगर लाइट इसमें पड़ती और पूरी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता, तो यहाँ काला काला गोला दिखता आपको, है ना। आ रही बात समझ में। ऐसे कि ब्लैक होल जानते हैं आप लोग, ब्लैक होल क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ये पूरी लाइट को ऑब्जॉर्व कर जाता है, खा जाता है पूरी उसकी ग्रेविटी, उससे लाइट ब्लैक बॉडी दो प्रकार की होती है। जैसे ब्लैक होल से ऑब्जॉर्वर है आपका, वो क्या होता है इसके उस पर जितनी भी लाइट पड़ती है यूनिवर्स से, वो पूरी लाइट को अपनी ग्रेविटेशन से खींच के खा जाता है। अब उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो साइंटिफिक रीजन है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि ब्लैक होल्स क्यों नहीं दिखता, वो ब्लैक क्यों दिखता है, यही बात। हमें अगर मान लीजिए हम ही ब्लैक दिखने लगे, अगर हम पे लाइट पड़े और वो इमिट ना हो, हम बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, आप लोगों को दिखेंगे ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो ये जो वेव्स की प्रॉपर्टीज है हमारी, तो ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, जो EMR की थ्योरी है, बताया था हमने, ये मैक्सवेल ने दी थी आपकी। ये थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल ने, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा। चलो जल्दी से करते हैं आगे, डालिए ड्रॉबैक्स, कमियां, है ना, लूप होल्स भी ले सकते हो। ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी given by which one? Maxwell. Unable to explain photoelectric effect, unable to explain photoelectric effect and black body radiation. Unable to explain photoelectric effect and black body radiation. Unable to explain spectrum
और मोस्टली इसमें हाँ मोस्टली जो बताया था वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। तो ये दोनों इफेक्ट किस नेचर को शो करते हैं? रेडिएशन के पार्टिकल्स नेचर को। किसको? पार्टिकल्स नेचर को शो करते हैं। और कोई पूछ ले वेव नेचर को शो करते हैं, उनके नाम बताओ, तो आप बता दोगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पार्टिकल नेचर को ये पढ़ते हैं, लेकिन हम इसके पहले वो थ्योरी तो पढ़ ले जिसने बताया था कि जो वेव्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? बंडल्स के रूप में होती है ना। अभी हमने ये थ्योरी पढ़ी जो वेव्स को, रेडिएशन को वेव फॉर्म बता रहा है। EMR को क्या बता रहा है कि ये वेव फॉर्म है, इनमें इंटरफेरेंस पाया जाएगा, डिफ्रैक्शन पाई जाएगी, इनकी वेव लेंथ होगी। तो प्लांक से इनने ये नहीं कहा कि इनकी वेव लेंथ नहीं होगी, वो कह रहे हैं हाँ इस सन से लाइट निकली, आप कह रहे हो ये कंटिन्यूअस है, आप कह रहे हो कंटिन्यूअस, और वो कह रहे हैं कि ये लाइट किस फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो हर एक की अपनी वेवलेंथ होगी, अपनी फ्रिक्वेंसी होगी, अपनी वेलोसिटी होगी, एम्पलीट्यूड होगा एंड वेव नंबर होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन वो एक एनर्जी के बंडल्स के रूप में होगा, पैकेट्स के रूप में होगा। तो ये थ्योरी हमें क्या बताने वाली है? पार्टिकल्स नेचर ऑफ EMR। और अभी हमने कौन सा नेचर पढ़ा है? वेव नेचर ऑफ ER। इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं ना। नहीं लिख पाया? अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन है ना, अनेबल टू एक्सप्लेन, यहाँ लिख देते हैं अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हमने ऐसे ही लिखवा दिया, इनका कोई वो थोड़ी, इनको पढ़ेंगे ना इफेक्ट को तब तो मतलब है ना। ये सब बता नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि मैक्सवेल क्या नहीं बता पाए थे। मैक्सवेल नहीं बता पाए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए थे। तो उसको अब एक्सप्लेन कौन करेंगे? प्लांक साहब। प्लांक की थ्योरी के बाद तो डालिए हेडिंग पार्टिकल्स नेचर ऑफ वेव्स, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स। और इसमें हम कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं बेटा। ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव एक मेन हेडिंग है, और इस नेचर को कौन बताएगा? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बताएगी ना। ये हमने आपके प्लांक, इसके पहले ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स इसलिए लिखवा दिया कि आपको ध्यान रहे कि ये थ्योरी कौन से नेचर को बताती है? पार्टिकल्स नेचर ऑफ वेव्स। अब सीधे सीधे हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी डला देते तो आप लोग अंदर से पकड़ते ना पकड़ते वो बात अलग है, लेकिन हमने ऊपर ही हेडिंग डलवा दी पार्टिकल्स नेचर ऑफ वेव। तो प्लांक्स की थ्योरी कौन से नेचर को बताने वाली है? पार्टिकल्स नेचर को। सुनो, सबसे बड़ी बात इनने क्या कही थी, जब सनलाइट के स्पेक्ट्रम लिए गए तो देखा गया कहीं इसमें स्पेक्ट्रम आया, फिर ब्लैक बैंड आया, फिर स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, फिर बैंड आ रहा है। तो ये घटना बहुत असमान लगी साइंटिस्ट को। उन्होंने कहा अगर सन से जो लाइट आ रही है, जो सन से जो लाइट आ रही है, अगर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस आनी चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम के बीच में क्या आ रहा है? बैंड। तो इनने इस थ्योरी को खारिज किया था कि जो सनलाइट है वो किस फॉर्म में है, या EMR किस फॉर्म में है? कंटिन्यूअस फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। डिसकंटिन्यूअस किस फॉर्म में? एनर्जी के पैकेट्स के रूप में, एनर्जी के बंडल्स के रूप में आ रही है। तो एक का स्पेक्ट्रम आया, फिर ब्लैक बैंड, फिर दूसरे का स्पेक्ट्रम आया, फिर बैंड आया। तो इसी को जो एनर्जी का पैकेट था ना उसको, तो सबसे छोटी एनर्जी का जो पैकेट था उसमें हमने उसका रिलेशन बताया कि एक एनर्जी का जो पैकेट होता है उसके पास इतनी एनर्जी होती है। कितनी? H न्यू होती है। H होता है प्लांक का कांस्टेंट 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है, और न्यू आपको बताया जाएगा। अब हर बंडल की फ्रिक्वेंसी एक सी हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना, किसी की कम किसी की ज़्यादा। ऐसे हमने इतनी सारी EMR देखें तो सबकी एनर्जी एक तो नहीं थी, तो ये दिया। और उन्होंने कहा जो ये एनर्जी का पैकेट होगा, ये जो बंडल होगा, इनको उन्होंने क्या कह दिया? क्वांटा। क्या कहा उन्होंने?
क्वांटा। तो यही बोलते हैं, प्लांक से ये बोलते हैं कि जो एनर्जी है जो इमिट्स हो रही है, अब्जॉर्ब्स हो रही है, वो किस फॉर्म में हो रही है? एनर्जी के पैकेट्स के रूप में, एनर्जी के बंडल्स के रूप में। और जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट्स होगा, जो सबसे छोटा एनर्जी का बंडल्स होगा, उसके पास कितनी एनर्जी होगी? E इक्वल एच न्यू। तो अगर 2 एनर्जी के पैकेट हुए तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इन्फिनाइट एनर्जी के पैकेट्स हुए तो n से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इन्फिनाइट नंबर हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे, लेकिन सबसे छोटा एनर्जी का जो पैकेट होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, उसके पास कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल एच न्यू। अब तुमने कहा कि सर इतने के निकाल दो, तो हमने कहा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें कितने का मिल जाएगा? इतने एनर्जी की पैकेट्स की, इतने। हर एक को क्वांटा बोलते हैं। अच्छा, क्वांटा तो ये EMR के उसमें रेफरेंस में कहा गया, लेकिन अगर विजिबल लाइट आ जाती है, सिर्फ लाइट के, अब देखिए EMR का मतलब सिर्फ विजिबल लाइट नहीं है, बहुत सारी रेडिएशन है, कॉस्मिक, गामा, UV, IR, विजिबल, अलग अलग है ना। तो लाइट के इस रेफरेंस में इन्होंने क्वांटा को कहा था फोटोन। क्वांटा को क्या कहा था? फोटोन। अब आपसे कोई पूछ ले